सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे क्लास 10th में, ठीक है, वह 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। हम आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं जिसका फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्या बताया था। इसके पार्ट 1 में हमने आपको सिर्फ MCQ, ठीक है, आपका जो MCQ क्वेश्चन होता है उन्हें सॉल्व कराया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट जो आपका खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, खंड आ से इसको देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है। पहला आपका दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यह आपका 2 2 4, ठीक है, आपका 4 नंबर का है। तो देखिए दृष्टि दोष यह आपका 3 प्रकार के होता है, ठीक है। एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक ज्यादा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो आपको इससे पूरी तरीके से आपको बताना, अगर आप इसे बता लेते हो तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है। क्या पूछा है कि जब हम वर्षा हो जाती, ठीक है, तो उसके बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो यह क्या कह रहा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती, ठीक है, उससे आगे आप इसे क्यों नहीं दिखाई देती है। तो इसे आपको बताना, अगर आप इसे बता लेते हो तो उस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका 2 नंबर पहले से मिलेगा, 2 नंबर दूसरे से मिलेगा, ठीक है। आपका यार टोटल 4 नंबर का है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर सेकंड है। सेकंड का पहला क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आपका पूछा गया है कि जो आपको उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, आपको इसका रीजन बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है, उपयोग लिखिए, ठीक है, इन दोनों का उपयोग भी बताना है। अगर आप इन दोनों का उपयोग बता लेते हो और अभिसारी क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों का आंसर बता लेते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या है, तीसरा है। तीसरा का पहला क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्राप्त, ठीक है, से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर ज्ञात करना है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए दूसरा क्या है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस स्त्री, ठीक है, जो विद्युत स्त्री प्रेस होता है, ठीक है, 5 एम्पेयर विद्युत धारा लेती है, ठीक है। तो 30 सेकंड में उत्पन्न परिकल्पित कीजिए, ठीक है, उष्मा परिकल्पित कीजिए, जो इसमें 30 सेकंड में उत्पन्न होगा उसे आप मापिए, ठीक है। यह आपका 2 नंबर का होगा। अगर आप इन दोनों को बता लेते हो तो आपको यहाँ पर 4 नंबर प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा क्या है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों करती हैं। उसके बाद दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। और तीसरा आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम कितना बल होता है आपको यहाँ बताना। अगर आप इसे बता लेते हो तो आपको यहाँ पर 6 नंबर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपका 4 और 4, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 6, ठीक है, 4 4 8 हो गया, ठीक है, और आपका 6 यहाँ हो गया। आपको मतलब यहाँ पर पूरा 14 नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा 14 नंबर दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपका अथवा में यहाँ पर क्या दिया गया है। अथवा में आपको दिया गया है, फ्यूज तार विद्युत साधात्रियों को का बचाव किस प्रकार करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, विद्युत धारावाही परिकल्पियों के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 2 4 और आपके यहाँ 6 नंबर है, ठीक है, इसमें आपको 6 नंबर दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपका आ जाता है उपखंड दूसरा, ठीक है। आपका उपखंड पहला खत्म हो चुका है, अब उपखंड आपका दूसरा है। देखिए उपखंड दूसरे में कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। देखिए उपखंड दूसरे का प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण, ठीक है। आपको अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर जो जो अभिक्रिया दिए हैं इनके संतुलित समीकरण को लिखना है, ठीक है। आपका यह 4 नंबर का है। देखिए उसके बाद आपका क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण बताइए। आपको इन दोनों का कारण बताना है, ठीक है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका कारण बताना है। और उसके बाद निष्कर्षण पराक्रम में कार्बोनेट्रिक एवं सल्फाइड ऑक्साइड
ऑक्सीजन को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आपको इसका कारण बताना है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न 7वां है। 7वें का पहला सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण को लिखिए। ठीक है, आपका सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और इसके दो लक्षण को लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, ये भी और ये भी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ठीक है, आपको झाग के निर्माण को समझाना है। अगर आप उसे कर ले तो ठीक, नहीं तो अथवा में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी किस पे लिखना है, विकृत गंधिता पे, रेडॉक्स अपक्रिया पे और स्टिकरण अपक्रिया पे। ठीक है, आपका यहाँ पर आपको 6 नंबर मिल जाता है अगर आप इन तीनों में टिप्पणी लिख देते हो। ठीक है, आपको एक ही करना है, या अथवा वाला करना है या उससे ऊपर वाला करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा खंड भी समाप्त हो जाता है। अब आपका शुरू हो जाता है खंड तीसरा, उपखंड तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 8वां क्या है, जैव नवीकरणीय और गैर जैव नवीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, इनके उदाहरण दीजिए। आपको जैव नवीकरणीय और अजैव गैर जैव नवीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है। अगर आप इसे बता लेते हो तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्वास्थ्यविधि ग्रंथियों के नाम अंकित कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें आपको अंतःस्वास्थ्यग्रंथियों के नाम लिखना है। ठीक है, पर यह आपके क्वेश्चन में आएगा नहीं। ठीक है, आपको इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, यह आपके मॉडल पेपर में ही केवल आता है। उसके बाद देखिए आपका 10वां क्या है। 10वां है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या है, इसकी व्याख्या इस कथ्य में निहित है। ठीक है, कि मानव के सभी गुणसूत्र प्रोसोपिक युग में नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जो सदा पूरे जुड़े में नहीं होते। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्र का पूरे युग में होता है तथा दोनों एक्स कहते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता। ठीक है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अतः स्त्रियों में डबल एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। क्या अब हमें एक्स और वाई का अनुस्वांगित पैटर्न पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पैटर्न पता करना है। ठीक है, क्या कहा पहला क्वेश्चन आपसे, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण आपका कैसे होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, आपको मानव में बच्चे का निर्धारण कैसे होता है आपको इसे बताना है। देखिए उसके बाद आपका है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। ठीक है, मानव आहार नाल का आरेख बनाना है और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, जैसे मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत और अथवा। अगर आप यहाँ कर लेते हो तो आपको 6 नंबर मिलता है, नहीं तो आप अथवा में क्या कर सकते हो, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेखन बनाइए तथा इसमें परागनली की वृद्धि और बीजाणु में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, आपको परागनली की वृद्धि और बीजाणु में उसके प्रवेश करते हुए आपको दिखाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।